रेनू ने प्रीति को माया के पास ले जाने को कहा, जिसे सुनकर शरद परेशान हो गया। वहीं अमन और उसके पिता मणिराम ने शिखर को अभियंत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। अगले दिन अभियंत माया के घर जाने के लिए निकल गया था, जहां उसका सामना 5 पॉइजनस स्कॉर्पियो से हुआ, जिन्हें उसने 2 मिनट में निपटा दिया। अभियंत माया के घर पहुंच चुका था। असल में माया रंवापुर की इकलौती डॉक्टर जादूगरनी थी, जो लगभग 40 साल पहले रंवापुर में आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई। उसका एक बेटा और बहू भी थे, लेकिन कुछ सालों पहले मैजिकल बीस्ट के हमले में वो दोनों मारे गए थे। काया उनकी ही बेटी है। अभियंत को ये सब पिछले अभियंत की यादों से पता चला, जिसे जानकर अभियंत ने अपने आप से कहा, इसका मतलब ये माया काफी पहुंची हुई चीज है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब ये इतनी ज्यादा काबिल जादूगरनी है तो फिर रंवापुर जैसे छोटे गांव में क्या कर रही है। लेकिन फिर अपने मन में चल रहे ख्यालों को झटकते हुए कहा, अबे छोड़ो, हमें क्या लेने देना, वो जहाँ रहे उसकी मर्जी। ये बोल वो अपने सामने बने घर को देखने लगा। सामने एक बहुत ही बड़ा 2 मंजिला लकड़ियों का बना हुआ घर था, जो किसी और का नहीं बल्कि माया का ही था, जिसमें नीचे के हिस्से में माया का क्लिनिक था। वहीं दूसरी मंजिल पर वो और काया रहते थे। घर देखने में किसी पुरानी फिल्मों के घर जैसा ही था, जहाँ पुराने जमाने की नक्काशी की हुई थी, जो घर को बहुत ही रॉयल लुक दे रही थी। आगे बढ़ते हुए अभियंत ने देखा कि इतनी सुबह भी वहाँ लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा थी। काफी सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहले से ही माया का इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि माया के आने में अभी भी वक्त था, तो कुछ औरतों ने ग्रुप बनाकर बातें करना शुरू कर दिया था, जिनमें से एक में रेनू भी जाकर बैठ बातें करने लगी। वहीं अभियंत को औरतों की पंचायत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो घूमकर पूरे क्लिनिक को देखने लगा, जहाँ काफी सारे शेल्फ्स बने हुए थे, जहाँ दवाइयाँ रखी हुई थी। वहीं कुछ दूरी पर एक कमरा था, जो शायद माया का कैबिन था, जहाँ माया अपने मरीजों को देखती थी। वहाँ अभियंत को कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे देख जब अभियंत थोड़ा नजदीक गया तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि काया बैठी कोई बुक पढ़ रही थी, जिसे देखकर न जाने क्यों लेकिन अभियंत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस वक्त काया बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने ग्रीन कलर ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके माथे पर आती वो लटे, जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से पीछे कर रही थी। ये नजारा देखकर अचानक से अभियंत के मुंह से निकल पड़ा, कोई इतना खूबसूरत भला कैसे हो सकता है। किसी की आवाज सुनकर जब काया ने सामने देखा तो उसके दिल में भी आज कुछ तो हुआ, न जाने क्यों, लेकिन उसका दिल अभियंत को देखकर काफी खुश महसूस कर रहा था। असल में काया ने पिछले 13 दिनों से अभियंत को नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो गई थी। लेकिन अभियंत को देखकर उसके दिल को सुकून मिला था। लेकिन फिर गुस्सा होने का नाटक करते हुए काया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर अभियंत ने मस्ती करते हुए कहा, एक आशिक अपने महबूब के पास क्या करने आता है, मैं भी वही करने आया हूँ, तुम्हें देखने। फिर काया के थोड़ा नजदीक जाते हुए कहा, वैसे क्या बात है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम्हें पहले से ही पता चल गया था कि मैं आज आने वाला हूँ, इसलिए तुम इतना ज्यादा बन ठन कर बैठी थी। फिर थोड़ा और नजदीक आते हुए अभियंत ने कहा, क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि मेरे आने का एहसास तुम्हें पहले ही हो गया। अभियंत को अपने इतने नजदीक देख काया के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। ये देख काया ने अपने आप से कहा, ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी ये नजदीक आने से मेरी धड़कनें क्यों बढ़ने लगती हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो अब क्या हो गया है। लेकिन फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए काया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहते हैं लोग, कुत्ता पालो लेकिन गलतफहमी ना पालो, और तुमने तो वही पाल ली। जिसे सुनकर अभियंत ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए दर्द से करहाने का नाटक करते हुए कहा, हाय ऐसे ना बोलो, कम से कम मेरे दिल का तो ख्याल करो। लेकिन फिर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, वैसे तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को तुम्हारे लिए धड़कने पर मजबूर कर देती हैं। अभियंत को इतनी ज्यादा चीजी बातें करता सुनकर काया ने फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछा, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर अभियंत ने कहा, कोई भी इंसान डॉक्टर के पास क्यों आता है भला, जाहिर सी बात है उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तभी वो डॉक्टर के पास आएगा। ये सुनकर काया ने थोड़ा परेशान होते पूछा, क्या हुआ तुम्हें। जिस पर अभियंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, वो दीदी की तबीयत थोड़ी खराब है तो बस उसे ही दिखाने आया था। अभियंत इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, जिस पर लिखा था बिगनर्स बुक ऑफ मैजिक।
जिसे देखकर अभ्यंत के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने बुक को देखते हुए कहा, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम कि आखिर यहाँ जादूगर कैसे और कितने टाइप के होते हैं, उनका लेवल क्या होता है। आई थिंक मुझे इस बुक से कुछ तो जानने को मिलेगा। कुछ सोचने के बाद अभ्यंत के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। वहीं अभ्यंत की बात सुनकर काया ने एक राहत की सांस ली। वहीं अभ्यंत ने वापस से अपने फ्लर्टी अंदाज में वापस आते हुए पूछा, वैसे सच सच बताओ, मैं इतने दिनों से गायब था, तो क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? जिसे सुनकर काया थोड़ी झेप गई और हकलाते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें मिस करूंगी? भला तुम मेरे कुछ लगते थोड़े ना हो। मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ, काया ने वहां से जाते हुए कहा। जिसे देखकर अभ्यंत ने पीछे से काया का हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक खींच लिया, जिससे काया की बैग अभ्यंत के चेस्ट से जाकर लगी। वहीं इससे पहले कि काया कुछ सोच पाती, अभ्यंत ने अपना हाथ काया की कमर पर रखते हुए बड़ी सेडक्टिव अंदाज में कहा, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अभ्यंत ने काया के कानों के पास जाकर बड़ी सेडक्टिव अंदाज में ये सब कहा था, जिसे सुनकर तो काया की धड़कन ही थमने से लगती हैं। ऊपर से अभ्यंत की नजदीकी उसे पल पल अभ्यंत के और ज्यादा करीब ले जा रही थी। लेकिन तभी काया ने अपने बेकाबू हो रहे इमोशंस को संभालते हुए जोर से अभ्यंत के पैरों पर मारा, जिसे देखकर अभ्यंत के मुंह से तो आह निकल गई। अभ्यंत ने दर्द से कराहते हुए काया से कहा, पागल लड़की, अपने होने वाले हस्बैंड को कोई ऐसे मारता है क्या? वहीं काया ने कुछ दूरी बनाकर अभ्यंत से कहा, आइंदा से मेरे इतने करीब आए ना तो फिर मैं तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी, समझे? बड़े आए हस्बैंड बनने वाले। काया ने अभ्यंत से ये सब कह तो दिया था, लेकिन कहीं न कहीं काया को भी अभ्यंत को उसका हस्बैंड कहना काफी अच्छा लगा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है। इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। अभी अभ्यंत ने भी काया के चेहरे की लाली को देख लिया था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन काया के जाते ही अभ्यंत वापस से सीरियस हो गया और फौरन उस बुक की तरफ गया, जिसे उठाते हुए अभ्यंत ने कहा, हालांकि मुझे किसी की चीजें ऐसे नहीं उठानी चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। वैसे भी अगर पकड़ा गया तो सॉरी बोलकर निकल लूंगा, और क्या वैसे भी यहाँ के लोग मुझे नकारा समझते हैं, तो किसी को भी मेरी इस हरकत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो बुक उठाकर एक कोने में जाकर बैठ गया। बुक को देखते हुए अभ्यंत ने कहा, बिगनर्स बुक ऑफ मैजिक। जिसके बाद अभ्यंत बुक को आगे पीछे पलट कर देखा, जहां उस बुक के पीछे कुछ लिखा हुआ नजर आया, जिसे गौर से देखने पर अभ्यंत को नजर आया कि ये किसी का नाम है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, विष्णु शर्मा, ये शायद इस बुक के लेखक होंगे। ये बोल उसने बुक को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, हमारे पूर्वजों ने मैजिशियंस को 5 भागों में बांटा था, जिनमें से पहला है कॉमनर्स मैजिशियन, जो कि बेहद ही आम लोग थे, जिन्हें जादू की ज्यादा समझ नहीं थी। वो जादू सिर्फ अपने घर के कामों के लिए ही इस्तेमाल करते थे, जैसे घर को साफ रखने के लिए या घर में आग जलाने के लिए या बाकी और कामों के लिए। दूसरा है सर्वाइवर मैजिशियन, जो अपने जादू का इस्तेमाल बाकी के रोजमर्रा के कामों के लिए करते थे, जैसे ऑफिशियल वर्क प्लेस पर। हालांकि जादूगर समाज इन दोनों कैटेगरी के जादूगरों को जादूगर नहीं मानता, क्योंकि उनका मानना है कि एक जादूगर सिर्फ जादूगर कहला सकता है जब उसने अपनी शक्तियां साधना करके प्राप्त की हो। अब क्योंकि इन दोनों कैटेगरी के लोगों की आंतरिक शक्ति बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से ये लोग कभी साधना कर ही नहीं सकते थे। तीसरे स्थान पर आते हैं मार्शल मैजिशियन। यहाँ से जादूगरों की मेन स्ट्रीम शुरू होती है। ये जादूगर मूलतः 6 प्रकार के जादू जानते हैं, जो है आग, पानी, हवा, बिजली, पृथ्वी और हीलिंग मैजिक। इसके बाद आते हैं चौथे प्रकार के मैजिशियन, जिन्हें ग्रेट मैजिशियन भी कहा जाता है, और 5वां है सुप्रीम मैजिशियन। कहा जाता है सुप्रीम मैजिशियन इतने ज्यादा ताकतवर थे कि पूरे देश को अकेले ही तबाह कर सकते थे, यहाँ तक कि ये अपनी शक्तियों से दूसरे ग्रहों पर भी जा सकते थे। हालांकि पिछले 1000 सालों में कोई भी सुप्रीम मैजिशियन नहीं देखा गया है। जिस चीज ने अभ्यंत को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, वो थी 6ठे प्रकार का जादू, जो कि था हीलिंग मैजिक, जिसे पढ़कर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, हीलिंग मैजिक, ये कुछ नया है। फिर पन्ने पलटते हुए अभ्यंत ने कहा, देखें तो आखिर क्या है ये हीलिंग मैजिक।
लेकिन इससे पहले कि अभ्यंत आगे कुछ पढ़ पाता, किसी ने पीछे से कहा, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है बेटा जी। जिसे सुनकर अभ्यंत चौंक गया। तो क्या होगा आगे? आखिर किसकी थी वो आवाज? कहीं अभ्यंत किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला? और क्या है ये हीलिंग मैजिक? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।